साथियों नमस्कार। एलएससी के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। एक छोटा सा प्रयास मैं आज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपन देख भी पाएंगे कि कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ क्वेश्चन अपन हल करेंगे, एक एक करके उनको देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा गहराई से। सबसे मेरा पहला पॉइंट यही रहता है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो राइट आलिंद और निलय के बीच में पाए जाने वाला बाल्ब है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राइट का मतलब क्या हो गया? दाहिना। जो दाहिना यानी राइट आलिंद और निलय के बीच में जो बाल्ब पाया जाता है उसका नाम क्या है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें उस संरचना को। कभी भी एकदम से हमें जवाब नहीं देना है। हम हृदय की संरचना को याद करें तो इसके हम 4 पार्ट कर लेते हैं। ऊपर के जो पार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं आलिंद यानी ऑरिकल, और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं निलय यानी वेंट्रिकल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राइट साइड, हमेशा याद रखें कि ये वाला जो पार्ट है इस साइड का, ये कौन सा है? लेफ्ट वाला। और इस साइड का जो पार्ट है वो कौन सा है? राइट वाला। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट आलिंद और निलय के बीच में, तो राइट आलिंद और निलय के बीच में यहां कौन सा कपाट पाया जा रहा है? साथियों आप अच्छे से जानते हैं कि राइट आलिंद और निलय के बीच में, राइट आलिंद और निलय के बीच में जो बाल्ब पाया जाएगा वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राई यानी 3 कपाट वाला, 3 दरवाजे वाला कपाट, ये ट्राइकस्पिड कहलाता है राइट आलिंद और निलय के बीच में। जो और ऑप्शन दिए हैं वो भी देखने की कोशिश करें कि वो ये क्या कहते हैं। बाइकस्पिड, हमेशा याद रखो बाई में क्या शब्द छुपा हुआ है? बायां। तो बायां मतलब हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेफ्ट आलिंद और निलय के बीच में जो बाल्ब होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। और इसी का एक दूसरा नाम और है जिसे हम मिट्रल बाल्ब के नाम से जानते हैं। अगला जो ऑप्शन था वो था अर्धचंद्राकार बाल्ब। तो अपन को याद रखना है कि यहां से, इधर से जो धमनी निकलती है उसका नाम है पल्मोनरी धमनी, और यहां से जो निकलती है उसे बोलते हैं महाधमनी। इन दोनों के शुरुआत में जो बाल्ब पाए जाते हैं वो होते हैं अर्धचंद्राकार बाल्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ट्राइकस्पिड। साथियों ऐसे ही हमको बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखना है और सही आंसर को छांटना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण शरीर से रक्त, ठीक है, संपूर्ण शरीर से रक्त शुद्ध होने के लिए मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? हमेशा हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। संपूर्ण शरीर से रक्त आ रहा है हृदय के अंदर, और किस लिए आ रहा है? शुद्ध होने के लिए। तो देखें पूरे शरीर से जो रक्त है वो कहां पर आता है? वो आता है राइट आलिंद में। तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? राइट निलय नहीं, राइट उसके बाद लेफ्ट निलय, ये भी नहीं है ऑप्शन। राइट आलिंद, बिल्कुल ये है राइट आलिंद, राइट ऑरिकल इसका सही आंसर हो जाता है। अपन अच्छे से जानते हैं कि हृदय के अंदर जो रक्त का फ्लो है वो कैसे चल रहा है? राइट आलिंद से राइट निलय के अंदर जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी से कहां जाता है? फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के कहां जाता है? ये लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वहां से लेफ्ट निलय में होते हुए वापस शरीर के अंदर लौट जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 अपन ले लेते हैं। साथियों अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने अभी जो पहला सब्जेक्ट लिया है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है अपन वेटनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, यानी पशुओं की शरीर संरचना। उसके अंदर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है कि वृषण मतलब हो गया टेस्टिकल्स। वृषण में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या पूछा है? वृषण यानी टेस्टिकल्स में किसको पोषण देने वाली? स्पर्म को, शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है इसके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, क्या नाम है इनका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
नो, ये क्या करती हैं? ये तो शुक्राणुओं को बनाने का, शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य कर रही हैं। अगला है अंतराली कोशिकाएं, तीसरा है वो है सरटोली कोशिकाएं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो रहा है? पोषण देने वाली, तो वो हो रहा है सरटोली कोशिकाएं। पोषण देने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? सरटोली कोशिकाएं करती हैं, और इसीलिए हम इन्हें शुक्राणु मात्र कोशिकाएं भी कहते हैं। शुक्राणु मात्र कोशिकाएं यानी शुक्राणुओं की मां, स्पर्म मदर सेल, क्योंकि शुक्राणुओं को क्या दिया? पोषण। भाई पोषण दे रही हैं तो वो मां है। अब देखते हैं शुक्र जनन, नाम ही कह रहा है शुक्र को जनन, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली नलिकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक और कौन सी हैं? अंतराली कोशिकाएं, इंग्लिश में नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या करती हैं? तो ये करती हैं नर सेक्स हार्मोन, जो नर सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण करती हैं। ये क्या कर रही हैं? ये शुक्राणुओं का निर्माण कर रही हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर रही हैं। और जो तीसरी वाली कोशिकाएं वो क्या कर रही हैं? ये पोषण दे रही हैं, वो हैं सर्टोली कोशिकाएं। ऐसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। साथियों, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा जो YouTube चैनल है एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन, इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दें, और एक घंटी और है बेल आइकॉन, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो आपको आसानी से दिखने लगें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नर जनन सहायक ग्रंथि, ठीक है, नर जनन तंत्र की बात है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और तभी जवाब देना है। काफ़ी समय है हमारे पास, 120 क्वेश्चन हमको करना है, और हर क्वेश्चन के लिए हमें पर्याप्त समय मिलने वाला है। किस नर जनन सहायक ग्रंथि की संख्या 1 है? 2 पॉइंट इसने पूछ लिए। एक तो याद रखना है किसकी बात की है उसने? नर की। और दूसरा क्या कह रहा है कि संख्या होनी चाहिए 1। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर प्रोस्टेट, ये भी नर का है, ये भी नर का है। तीसरा है इसके अंदर वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि यानी कॉपर्स ग्रंथि, ये भी नर का है। और अगला ऑप्शन आ रहा है बर्थोलिन। देखें, नर की बात हो रही है और बर्थोलिन किसकी है? मादा की। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो जाता है। अब हमको, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं और संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। शुक्राशय, हम सभी जानते हैं शुक्राशय की संख्या 2 है, और दोनों शुक्राशय अपनी नलिकाओं से क्या अपना जो कंटेंट है वो किसमें डाल देते हैं? नर जनन तंत्र के अंदर। संख्या इसकी होती है 2। प्रोस्टेट ग्रंथि, हाँ, जब प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं तो इसकी संख्या है 1। ये जो शुक्राणु को ले जाने वाली शुक्र वाहिनी है उसको चारों तरफ से ये घेरे रहती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसकी संख्या होती है 1। बल्बो यूरिथ्रल इनकी संख्या भी है 2, और शुक्राशय की भी संख्या है 2। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो रहा है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसकी संख्या होती है 1। जो शुक्र वाहिनी है उसको एक चारों तरफ से घेरी रहती है और इसकी संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र, ओके, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स आ गए, का प्राथमिक अंग प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 2 बार पढ़ना है। प्राथमिक अंग पूछा है, किसका है? जनन तंत्र, मादा का, ठीक है। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है गर्भाशय। आराम से उंगली रख करके ऑप्शन को देखें, क्वेश्चन को मिस ना करें, किसी भी ऑप्शन को गलत ना पढ़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब परीक्षा के अंदर आ चुकी है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर गर्भाशय यानी यूटेरस। क्या पूछा है? प्राथमिक अंग। दूसरा जो ऑप्शन है वो है अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर ग्रीवा, और चौथा इसके अंदर ऑप्शन है वो है अंडाशय यानी ओवरी। तो प्राथमिक अंग की बात आ रही है। मादा जनन तंत्र, जब मादा जनन तंत्र में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, और अंडाणु का निर्माण करने के लिए जो अंग है वो है अंडाशय यानी ओवरी। तो जो प्राथमिक अंग प्राइमरी ऑर्गन कौन है? अंडाशय। ये सभी गर्भाशय, अंडवाहिनी, ग्रीवा, ये सभी क्या हैं? इसके द्वितीयक अंग हैं। तो जो सही आंसर है वो क्या हो रहा है इसमें? अंडाशय यानी ओवरी।
अगला क्वेश्चन है कॉटिलिडन, ठीक है, कॉटिलिडन। जैसे ही कॉटिलिडन शब्द आया, बटन जैसी संरचना हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। कॉटिलिडन मादा जनन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? किस अंग के अंदर कॉटिलिडन बनेंगे? ऑप्शन है ग्रीवा यानी सर्विक्स, ओवरी अंडाशय, योनि यानी वेजाइना, और अगला ऑप्शन है वो है गर्भाशय। तो हम सभी जानते हैं कि जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा तो उसके गर्भाशय के अंदर गर्भनाल जिससे जुड़ी रहती है वो है कॉटिलिडन्स, और उससे गर्भनाल के साथ बच्चा जुड़ा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है गर्भाशय। गर्भाशय में क्या पाए जाते हैं? कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा लंबाई वाला अंग, ठीक है, दो बातें याद रखें। सबसे ज्यादा लंबाई वाला अंग पूछा है, किसमें पूछा है? डाइजेस्टिव में, पाचन तंत्र में। पहला ऑप्शन है इसमें बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन है ग्रशिका यानी इसोफेगस, तीसरा है इसके अंदर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा है इसके अंदर ग्रसनी यानी फेरिंग्स। सबसे ज्यादा लंबाई, बच्चे क्या सोच रहे हैं? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ये इसका सही आंसर नहीं है। सबसे ज्यादा लंबाई जिस अंग की होती है वो है छोटी आंत। नाम में भले ही छोटा है लेकिन लंबाई इसकी है सबसे ज्यादा। छोटी आंत इसलिए कहते हैं इसकी गुहा है कम, लेकिन ये बड़ी आंत से भी लंबाई में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, वो है छोटी आंत। ग्रसिका, इसोफेगस, फूड पाइप अपन इसे बोलते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ये वो अंग है जो पाचन तंत्र के अंदर भी मिलता है और साथ में श्वसन तंत्र के अंदर भी, दोनों तंत्र के अंदर पाए जाने वाला जो अंग है वो है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। तो यहां जो ऑप्शन आ रहा है, जो ऑप्शन इसका सही है वो है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है गिजार्ड। गिजार्ड किस पशु या पक्षी के पाचन तंत्र का हिस्सा है? गिजार्ड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, गाय, बकरी, मुर्गी या घोड़ा। गाय, मुर्गी, अरे भाई ये जो गिजार्ड है उसका सही आंसर क्या हो रहा है? मुर्गी। ये गिजार्ड क्या है तो देखें अपन, गिजार्ड ये है कि जो पक्षी होता है उस पक्षी के जब अपन आमाशय की बात करते हैं तो पक्षियों का जो आमाशय है वो दो भागों में बटा रहता है। इसका जो पहला भाग है उसे बोलते हैं अपन प्रोवेंट्रिकुलस। जो पहला भाग है उसे बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, और जो दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं अपन गिजार्ड। और ये गिजार्ड क्या है? ये पक्षियों की चक्की है। जैसे अपन चक्की में आटा पीसने का, गेहूं पीसने का काम करते हैं, वैसे ही मुर्गी के अंदर गिजार्ड जो दाना उसने खाया है उसे पीसने का काम करता है। तो गिजार्ड, इसका आंसर क्या आ रहा है? मुर्गी। मुर्गी के कौन से तंत्र का हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। यहीं हम एक शब्द और समझ लेंगे, ग्रिट। ये ग्रिट क्या है? ग्रिट होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। आजकल पत्थर कौन सा पत्थर ले रहे हैं? संगमरमर। तो ये ग्रिट हो गया संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े, और ये जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें कहा जाता है ग्रिट कहा जाता है। ये ग्रिट पक्षी को खिलाने को दिए जाते हैं। पक्षी इसे निगल लेता है और निगल करके पत्थर के टुकड़े ग्रिट कहाँ जमा हो जाते हैं? गिजार्ड में। और ये क्या सहायता करते हैं? ये पाचन में सहायता करते हैं। तो यहाँ सही आंसर आ रहा है वो है मुर्गी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे भाई साथियों, सब लोग इन क्वेश्चनों को लिखते जाएं, सिर्फ अपन को देखना नहीं है, लिखना है। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस इसको रिवर्स करके शुरू से देख लें अपन इस वीडियो को, और आखिरी तक देखें अपन इसे। क्वेश्चन है श्वास नली। श्वास नली यानी ट्रेकिया। एनाटॉमी में किस पार्ट पर अपन आ गए? श्वसन तंत्र के अंदर आ गए हैं। श्वास नली ट्रेकिया में उपास्थि के बलय किस आकार के होते हैं? उपास्थि के जो बलय हैं उनका आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यू, दूसरा ऑप्शन है टी, और तीसरा ऑप्शन ए, और चौथा है एन। तो ये जो हैं किस आकार के होते हैं? वो यू आकार के। अगर हम मनुष्य की बात करें
तो मनुष्य के अंदर ये सी आकार के होते हैं। ये वाले आप बलय देख रहे हैं, ये कौन से हैं? उपास्थि के बलय, और इनका सी आकार, यानी आगे से तो बंद है ये और पीछे से खुले हुए। तो मनुष्य के अंदर ये कौन सा आकार बना लेते हैं? सी आकार। लेकिन एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का। जब हम उनके गले की बात करते हैं तब गले में ये जो हैं नीचे से तो बंद हैं और ऊपर से खुले हुए, तो इनका आकार कैसा हो जाता है? यू आकार के ये पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है, पूछ रहा है, कह नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नेफ्रॉन में गुच्छे जैसी संरचना है। जो गुच्छे जैसी संरचना नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें हेनले का लूप, बॉमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका और ग्लोमेरुलस। जिस बच्चे ने अगर नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन नहीं किया है तो इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, बहुत ही आसान ये हमने बना दिया। ये क्या बना दिया है? 2 मिनट के अंदर ये बन जाता है और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखें, इस तरह से ये संरचना है, वो है नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कहाँ मिलने वाला है? किडनी के अंदर ये मिलने वाला है, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन। जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है वो है नेफ्रॉन, और इसी को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके अंदर ये जो गुच्छे जैसी संरचना है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये जो कप जैसी संरचना आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ये जो यू आकार का आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है हेनले का लूप। और 2 शब्द और आते हैं, एक शब्द आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाली जो नलिका आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। स्ट्रक्चर बड़ा आसान हो गया, पूरा नेफ्रॉन हमने देख लिया है। नेफ्रॉन में गुच्छे जैसी संरचना, ये जो गुच्छा बना हुआ है इस कप के अंदर वो कौन सा है? ग्लोमेरुलस। देख लेते हैं, हेनले का लूप नहीं, बोमेन संपुट नहीं, समीपस्थ कुंडलित नलिका नहीं, कौन सा? ग्लोमेरुलस। इसका आंसर हो जाता है ग्लोमेरुलस। साथियों, आज हमने ये एनाटॉमी के 10 क्वेश्चन हल किए हैं और आगे भी हम और क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।